अगर आप मेरी पिछले 2 साल की वीडियोस देखें तो आपको एक आइडिया होगा कि मैं शुरू में बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करता था म्यूचुअल फंड्स के ऊपर और उसके बाद मैंने लास्ट 1 साल से थोड़ा-सा पिवट स्टार्ट किया और मैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर डायरेक्टली इन्वेस्ट करने को ज़्यादा एनकरेज नहीं करता। सो लेट्स सेट द एजेंडा फॉर दिस वीडियो। पहली बात ये कि मैं पिछले 1 से 2 साल के अंदर क्या ऐसा हुआ कि मैं उसके अंदर जो मेरा पिवट था वो फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स टुवर्ड्स डायरेक्ट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक वो हो गया है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? और दूसरी बात ये कि मैं अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ तो किस तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ और नहीं कर रहा हूँ तो क्यों नहीं कर रहा हूँ। ये हमारा दूसरा पॉइंट होगा। तीसरा पॉइंट, मैं अभी म्यूचुअल फंड्स को स्टडी करता हूँ, नहीं करता हूँ और आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या किस पॉइंट पे इन्वेस्ट करना चाहिए। ये 3-4 पॉइंट्स हम आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन। वीडियो में आगे चलने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। लाइक नहीं करते ना तो ये आगे नहीं बढ़ती वीडियो और वीडियो के व्यूज ऑलमोस्ट कोई 1000, 2000, 3000 इससे ज्यादा नहीं बढ़ते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। सो पहला पॉइंट ये कि ऐसा क्या हुआ पिछले 1 से 2 साल के अंदर कि मैं पिवट कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट अपने लिए। उसके अंदर ऐसा ही है कि मैं अपनी जर्नी शो करता हूँ इस चैनल के ऊपर, तो मैं जाहिर सी बात है अपने हिसाब से बात करता हूँ, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे लोग एंटर हो रहे होते हैं और उनके लिए मैं कभी-कभी म्यूचुअल फंड्स पे वीडियो बना देता हूँ, लेकिन मैं खुद म्यूचुअल फंड में अब इन्वेस्ट नहीं करता। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि मैंने जब थोड़ा-सा स्टडी किया, मैं थोड़ा-सा एजुकेटेड हुआ और मैंने ओवरऑल जब इसके रिटर्न्स देखना शुरू किया तो मैंने ये देखा कि बजाय इसके कि मैं अपने पैसे डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करूँ, मैं अगर उनको स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर दूँ, उन्हीं स्टॉक्स के अंदर जो म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हैं, उसके अंदर मैं अगर इन्वेस्ट करूँ तो ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। लेकिन उसके लिए थोड़ा-सा फ्लिप साइड क्या होगा? उसमें फ्लिप साइड ये होगा कि मुझे थोड़ा-सा उसके अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। लेकिन उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो मुझे रिटर्न्स ज़्यादा बेहतर मिलेंगे, मुझे अपने रिटर्न्स की ओनरशिप मिलेगी, प्लस ये कि उसके अंदर मुझे सीखने को मिलेगा। और जब मैं उसमें लर्निंग फेज़ के अंदर आऊँगा, लर्न करता रहूँगा हल्के-हल्के करके, ये इंक्रीमेंटल लर्निंग जब होगी, तो इवेंचुअली मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आएँगी और मैं एक अच्छा इन्वेस्टर बन सकता हूँ। इसलिए मैंने ये अब मैं ट्राई करता हूँ कि मैं म्यूचुअल फंड्स में डायरेक्ट इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट ना करूँ, बल्कि मैं डायरेक्ट स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करूँ। तो ये तो एक ब्रॉड बात हो गई ना कि मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं क्यों नहीं कर रहा इन्वेस्ट, लेकिन मैं स्पेसिफिक्स में जाऊँ तो मैं अगर आपको ये दिखाऊँ कि मैं आपने आपने अगर मेरी वो वीडियो देखी हो जिसके अंदर मैंने बात की थी कि मेरे क्या इस वक्त की करंट होल्डिंग है, मेरे ख्याल से मैंने आसपास कोई शायद ये अपलोड हुई होगी वो वाली वीडियो जिसके अंदर मैंने पीएसएक्स की होल्डिंग्स दिखाई थी अपनी। उसके अंदर मैं लेट से बात करूँ कि मेरी जो मेजॉरिटी होल्डिंग है इस वक्त लकी सीमेंट के अंदर है। अगर लकी सीमेंट को आप देखें, मैं चाहूँ कि मैं किसी म्यूचुअल फंड के अंदर जाऊँ और मैं उसके अंदर इन्वेस्ट करूँ, लकी सीमेंट के जो लोग होल्ड कर रहे हैं, जो म्यूचुअल फंड्स होल्ड कर रहे हैं लकी सीमेंट को, अगर मैं उसके अंदर जाऊँ, तो मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ कि लकी सीमेंट को इस वक्त बहुत कम कंपनीज होल्ड कर रही हैं। मैं ये एससी ट्रेड की वेबसाइट के ऊपर हूँ, जो कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रही होती है, तो मैं इसके अंदर इनका डेटा यूज़ कर रहा होता हूँ। तो आप इसके अंदर देखेंगे कि किस तरह से मेजॉरिटी कंपनीज ने, क्योंकि लकी सीमेंट के साथ थोड़ा सा बैकड्रॉप आया था, उनके उनके स्टॉक्स की प्राइस नीचे गई थी, लेकिन कंपनी अच्छी है तो मुझे उसमें बिलीफ है उस कंपनी के अंदर। तो मैं जिस कंपनी को देखूं, उन्होंने जिस म्यूचुअल फंड को देखूं, उन्होंने ऑफलोड किया म्यूचुअल फंड इसको, लकी सीमेंट को। आप इसके अंदर देखें तो करंट मंथ के अंदर जो शो हुआ है अगस्त का, इस वक्त अगस्त के अंदर जो होल्डिंग आ रही है वो काफी इसके अंदर ऑलमोस्ट आप देख रहे हैं कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ने इसको ऑफलोड किया है, जो कि पहले उनके पास जुलाई जून के अंदर मौजूद थी। तो मैं ये नहीं चाहता कि मैं छोटे मोटे मसलों की वजह से अच्छी कंपनीज को मैं ऑफलोड कर दूं। अगर मैं खुद इन्वेस्ट करता हूं तो लकी सीमेंट में मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं और मैं उसके अंदर बहुत आगे तक इन्वेस्ट करना चाहता हूं, अनलेस एंड अनटिल कोई मेजर इशू ना आ जाए। अब अगर कोई मेजर इशू आया हुआ होता तो इन सारे के सारे म्यूचुअल फंड्स को वैसे ही ऑफलोड कर देना चाहिए था लकी सीमेंट को, लेकिन सारे म्यूचुअल फंड्स ने ऑफलोड नहीं किया। कुछ म्यूचुअल फंड्स ने ऑफलोड किया हुआ है, वो प्रोबेबली प्राइस वेरिएशन की वजह से किया हुआ है। अब होता क्या है कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर क्योंकि लोगों के पैसे इन्वॉल्व होते हैं, तो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स ये नहीं चाहते कि बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान हो जाए, क्योंकि जब ज्यादा बड़ा नुकसान होगा तो उसमें लोग आकर आपको क्वेश्चन करेंगे। तो आई वोंट ब्लेम म्यूचुअल फंड एज वेल, क्योंकि उसमें लोग इन्वॉल्व होते हैं और लोगों का प्रेशर होता है। तो इस वजह से मैं ये नहीं चाहता, क्योंकि जब मैं खुद इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मैं अपना प्रेशर खुद ले रहा होता हूं, मुझे अपने रिस्क खुद लेने। जब मैं अपना खुद रिस्क लूंगा तो ठीक है, मैं रिसर्च के लिए म्यूचुअल फंड्स की रिपोर्ट देखूंगा, लेकिन मैं अपना डिसीजन खुद लेकर मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे उसके अंदर एक पर्टिकुलर कंपनी के अंदर इन्वेस्ट रखना है कि नहीं रखना है। एक और कंपनी को देखते हैं, ये है फौजी सीमेंट कंपनी। अब फौजी सीमेंट कंपनी के अंदर मैंने एक गलत डिसीजन लिया था अपने स्टॉक्स लेकर। अगेन उस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं जो मैंने पीएसएक्स पे अपनी होल्डिंग की वीडियो बनाई थी। फौजी सीमेंट के अंदर मैंने जो अपने इन्वेस्टमेंट थी वो इस वक्त भी रखी हुई है।
अब वो ऐसा नहीं है कि मैं वो वाली इन्वेस्टमेंट इस वक्त नुकसान में बेच दूं। मेरा वो मकसद है ही नहीं कि मैं क्योंकि वो ऐसी कंपनी भी नहीं है कि वो बिल्कुल ही खराब है और वो बिल्कुल बैंकरप्ट होने वाली है, ऐसी कंपनी नहीं है वो। जितनी भी म्यूचुअल फंड कंपनी थी इस वक्त अगर आप देखें जुलाई के मंथ के अंदर, तो जुलाई के मंथ में ये जीरो के करीब चली गई हैं। मतलब किसी ने इस वक्त होल्डिंग नहीं रखी भी। अभी अगला डेटा जब आएगा जब देखेंगे, लेकिन इस वक्त नजर आ रहा है कि जुलाई में किसी की होल्डिंग नहीं है। इससे पहले जून के अंदर काफी फंड्स ने उसको होल्ड किया हुआ था। तो अगेन अगर यही चीज देखते हुए म्यूचुअल फंड्स सेलिंग एंड बाइंग करेंगे तो उसके अंदर कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है, वो ज्यादा कॉस्ट भी लगेगी आपको, प्लस ये कि उसके अंदर वो बेनिफिट नहीं मिलेगा जब आपको अपसाइड मिलेगा एक पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। तो इसलिए मैं अगेन कहता हूं कि रिस्क मेरा अपना होना चाहिए। जब मेरा अपना रिस्क होगा तो मैं अपना रिवॉर्ड भी खुद ही लूंगा, मैं म्यूचुअल फंड्स के ऊपर नहीं जाऊंगा। इसलिए मैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर फर्दर इन्वेस्ट नहीं कर रहा। अच्छा, अब कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड जैसे एकेडी के कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि बहुत अच्छा रिटर्न दिया उन्होंने कुछ दिनों के पिछले 1-2 सालों के अंदर उन्होंने इंडेक्स को बीट भी किया है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है इस तरह के म्यूचुअल फंड्स के अंदर कि शायद वो 1 साल 2 साल के लिए बीट कर दें आपको इंडेक्स को, लेकिन हो सकता है अगले 2 साल उस तरह की परफॉर्मेंस ना दे सकें। तो कभी भी म्यूचुअल फंड का डिसीजन लेना पास्ट परफॉर्मेंस की बेसिस के ऊपर मुश्किल होता है। इस तरह से नहीं कर सकते। एक बेंचमार्क मिल सकता है पास्ट परफॉर्मेंस, लेकिन आगे क्या होगा ये आप नहीं कह सकते। बहुत सारी जो एग्रेसिव फंड्स थे उनका टीआरजी की होल्डिंग बहुत ज्यादा थी, और उस टीआरजी की होल्डिंग की वजह से, टीआरजी एक कंपनी थी जो कि एक आईटी कंपनी है बल्कि अभी भी, और अच्छी कंपनी है, लेकिन उसके कुछ इश्यूज आए थे जिसकी वजह से उसके स्टॉक के अंदर स्लंप आया था, और बहुत सारे म्यूचुअल फंड जो उसको होल्ड कर रहे थे उनकी प्राइसेस नीचे चली गई थी, उनके नैव्स नीचे चले गए थे, उनके रिटर्न्स कम हो गए थे। बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने उस कंपनी को फिर बेच दिया। मैंने भी टीआरजी का स्टॉक रखा हुआ था, ऑल्दो कि वो सही बात थी या नहीं थी वो एक अलग डिबेट है, लेकिन एटलीस्ट मैंने वो बेचा नहीं था, बल्कि मैंने डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कर रहा था, और जैसे जैसे वो उसकी प्राइस नीचे आ रही थी मैं उसको और खरीद रहा था। इवेंचुअली जब टीआरजी का स्टॉक ऊपर गया तो फिर मैंने उसको पूरा ऑफलोड किया। लेकिन ये जो बाकी म्यूचुअल फंड्स हैं इन्होंने उसकी होल्डिंग रखी रही। जब वो नीचे जाना शुरू हुआ स्टॉक, उन्होंने बेचना शुरू कर दिया, और जब अब वो ऊपर चला गया तो उनके पास वो टीआरजी का स्टॉक नहीं है, तो अपसाइड उनके पास रहा ही नहीं। तो प्रॉब्लम ये होती है म्यूचुअल फंड्स के अंदर कि ये बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं जो जो कंज्यूमर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं उनके ऊपर। उसकी वजह से जैसे ही उनके पास रिडेम्पशंस की रिक्वेस्ट आएंगी वो अपने ऑफलोड करना शुरू कर देंगे स्टॉक्स को। इसकी वजह से मुझ जैसा बंदा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का सोच के बैठा हुआ है उसकी पोजीशंस खराब हो जाती हैं। मैं ये नहीं चाहता कि मैं एक पूल के अंदर रहूं और उस पूल के अंदर अगर कोई बंदा इम्पेशेंट है तो उसका नुकसान मुझे हो, इसलिए मैं खुद इन्वेस्ट करता हूं। अच्छा, अब बात करें कि मैं म्यूचुअल फंड्स को क्या समझता हूं। इस वक्त मैं हर म्यूचुअल फंड को जब मेरे पास टाइम होता है मैं उसकी रिपोर्ट पढ़ता हूं, उसकी होल्डिंग्स देखता हूं, और उससे मैं अपनी जो जो सिचुएशन है वो भी बैलेंस करने की कोशिश करता हूं। अगर फर्ज करें कोई म्यूचुअल फंड होल्ड कर रहा था किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक को लास्ट मंथ, पहले वो लेट से 2 महीने पहले उस स्टॉक को होल्ड कर रहा था 10%, अब उसने 5% कर दिया, अब वो 2.5% चला गया, और वो स्टॉक मेरे पास भी है। तो मैं देखूंगा कि फर्दर उसके अंदर प्रॉब्लम क्या हो रही है, उस स्टॉक के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि वो एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड उसको ऑफलोड किए जा रहे हैं और मेरे पास वो स्टॉक है। फिर मैं फर्दर और दूसरे म्यूचुअल फंड देखूंगा, अगर मुझे उस स्टॉक का ट्रेंड इसी तरह से नजर आता है, फिर मैं अपने जो डिसीजन है उसको रिव्यू करूंगा और देखूंगा कि वाकई इसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर तो सिर्फ और सिर्फ स्टॉक प्राइस की वजह से और फंडामेंटली कंपनी अच्छी है लेकिन स्टॉक प्राइस की वजह से उसको म्यूचुअल फंड्स ऑफलोड कर रहे हैं, तो मैं उस कंपनी के अंदर फर्दर ऐड कर दूंगा अपने पैसे। लेकिन अगर कोई फंडामेंटल इशू आया हुआ है या कोई उसकी अर्निंग्स में प्रॉब्लम है, फिर मैं भी उसको सोचूंगा कि किस तरह से ऑफलोड करूं। लेकिन मैं म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट को एक बहुत अच्छा बैरोमीटर होता है जो आप देखें, अगर आपके पास टाइम कम है आप देखें उसको, और उससे आप बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट के ऊपर। फोर्थ पॉइंट ये है कि आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना, क्योंकि मैंने अपना तो बता दिया कि मेरा क्या थॉट प्रोसेस है, लेकिन आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये एक अलग क्वेश्चन है। आप दो तरह की सिचुएशन ले सकते हैं। अगर आप बिल्कुल नए नए हैं और आप स्टार्ट कर रहे हैं अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को, फिर तो मैं ये कहूंगा कि आप लाजमी म्यूचुअल फंड से ही स्टार्ट करें। आपको कम से कम 1 साल का टाइम देना चाहिए। हर महीने आप किसी एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को पकड़ लें, रिगार्डलेस के कौन सा अच्छा, एक कुछ जो टॉप के म्यूचुअल फंड हैं उनको देख लें, इसकी रिपोर्ट आपको मिल जाएंगी कि कौन से टॉप के म्यूचुअल फंड हैं। ऑल्दो कि वही बात है कि ये रिपोर्ट्स पिछले डेटा की बेसिस के ऊपर होंगी, आगे का क्या होता है किसी को नहीं पता। आगे अगर कंपनी अच्छी भी है तो उसका अगर म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर चेंज हो जाए तो आप कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है कोई इतना अच्छा फंड मैनेजर ना आए आगे, तो आप इसमें कुछ नहीं कह सकते कि आगे का रिटर्न किस तरह के म्यूचुअल फंड से मिलेंगे। लेकिन अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें और उसको ट्रैक करना शुरू कर दें। वो जिस तरह से आपको रिटर्न दे रहा है हर महीने की बेसिस पे ट्रैक करें, उसकी जो आपको म्यूचुअल फंड्स की रिपोर्ट मिलेंगी उसके अंदर नजर आएगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड कौन कौन से स्टॉक्स को होल्ड कर रहा है, अगले महीने क्या हो रहा है, उससे अगले महीने क्या हो रहा है, पूरे साल का
रिजल्ट देखें, उसके बाद अपना डिसीजन लें और उसके बाद अपना उस म्यूचुअल फंड के अंदर रहते हुए स्टॉक मार्केट का अकाउंट खोलें और उसके अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर दें जिस स्टॉक के अंदर आपका म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहा है। इवेंचुअली आप हल्के हल्के करके जब ये प्रोसेस करेंगे तो आपको स्टॉक मार्केट के अंदर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करनी आ जाएगी और आप वहां पर जा सकते हैं। स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट होती है। अगर आपका शॉर्ट साइटेडनेस है, आप सिर्फ और सिर्फ करीब की चीजें देख रहे हैं, आपका विजन दूर का नहीं है, तो आप कभी भी स्टॉक मार्केट के अंदर ना जाएं। इनफैक्ट मैं तो कहता हूं फिर म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी ना जाएं अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं। अब आपको मैंने एज ए सेट कि अगर आप नए नए स्टार्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करें। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आपके पास ये सारे काम करने का टाइम नहीं है, तो फिर किसी एक या दो अच्छे म्यूचुअल फंड्स को सेलेक्ट करें और उसके अंदर इन्वेस्ट करें। मैं एकेडी के म्यूचुअल फंड्स के अंदर अभी तक लिक्विडेट नहीं हुआ हूं, मैं अभी तक उसके अंदर इन्वेस्टेड हूं क्योंकि मुझे वो जो म्यूचुअल फंड लगते हैं वो एग्रेसिव लगते हैं। एट द सेम टाइम मेरे पास एमसीबी आरिफ हबीब का जो म्यूचुअल फंड था उसके अंदर मैं लिक्विडेट हो गया हूं और मैं लिक्विडेट होकर मैं उसको कन्वर्ट कर दिया मनी मार्केट फंड के अंदर विद इन एमसीबी। तो उससे मुझे अब फायदा ये है कि मुझे पता है कि एमसीबी का जो इक्विटी मार्केट इक्विटी फंड था वो इटसेल्फ बहुत एग्रेसिव नहीं था और अगर अपसाइड मिलता भी तो मुझे इतना अच्छा अपसाइड नहीं मिलता। लेकिन जो एकेडी का जो जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो एग्रेसिव फंड्स हैं और उसके अंदर मुझे अपसाइड का पोटेंशियल ज्यादा नजर आ रहा है, तो इसलिए मैंने उसको रखा हुआ है अपनी जगह पर। बाकी मैं स्टॉक्स के अंदर अलग से इन्वेस्ट करता हूँ और इसके अलावा जो जो एमसीबी का म्यूचुअल फंड है उसको मैंने लिक्विडेट करके मनी मार्केट के अंदर चला गया। मनी मार्केट के ऊपर मैंने अलग से वीडियोस बनाई हुई है। ईटीएफ्स, इंडेक्स फंड्स और म्यूचुअल फंड्स के अंदर क्या डिफरेंस है उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियोस बनाई हुई है, वो अलग से आप जाके उसको बाद में देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद म्यूचुअल फंड की एक और टाइप है जो कि है बेसिकली मनी मार्केट फंड। मनी मार्केट फंड के अंदर तो आप कभी भी जा सकते हैं ना, वो उसमें वो मसला ही नहीं है रिस्क वाला एलिमेंट। अगर इंटरेस्ट रेट्स आपके कंट्री के अंदर ज्यादा हैं तो मनी मार्केट के फंड्स ज्यादा बेहतर हैं, आप इन्वेस्ट करें उसके अंदर और आपको इवेंचुअली एक सॉलिड रिटर्न डेली बेसिस पर, मंथली बेसिस के ऊपर, एनुअल बेसिस के ऊपर मिल सकता है। मैं उसके अंदर आपको ये कहूंगा कि अगर कुछ पोर्शन उसके अंदर मनी मार्केट में भी रखें, इस केस के अंदर जब आजकल इंटरेस्ट रेट हाई हुए हैं उसमें आपको कुछ ना कुछ फायदा होगा। लेकिन पॉइंट यही है, जब स्टॉक मार्केट नीचे होती है जब फायदा होता है स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने का। जब ऊपर चली जाएगी तो उस टाइम पर आप कहेंगे कि यार ये तो प्राइसेस इतनी ज्यादा चली गई हैं। तो मसला यही होता है, लोगों की विजन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना आगे का सोच रहे हैं। तो आपके लिए मनी मार्केट बेहतर है, इक्विटी फंड बेहतर है, डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट बेहतर है, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं आपको सिर्फ एक पर्सपेक्टिव दे सकता हूं। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि ईटीएफ्स या म्यूचुअल फंड्स में मैं इन्वेस्ट नहीं करता हूं। मैं अगर यूएस की बात करूं तो यूएस के अंदर जो मेरी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो मेजॉरिटी होती हैं ईटीएफ्स के अंदर। और उसका रीजन ये है कि मुझे यूएस की मार्केट समझने में मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं हर इंडिविजुअल स्टॉक्स को समझूं। 3 या 4 स्टॉक्स हैं मेरे पास जो मैंने रखे हुए अपने पास, जिनको मैं ट्रैक कर रहा होता हूं। लेकिन इसके अलावा जो भी इन्वेस्टमेंट होती है वो यूएस के स्टॉक्स के अंदर जो ईटीएफ्स होते हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट होती है। मैं सर्वा के थ्रू करता हूं। सर्वा के ऊपर मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाई हैं। मैं यूएई में रहते हुए कैसे सर्वा में इन्वेस्ट करता हूं, क्या मेरे रिटर्न्स हैं, मैं उसके ऊपर जो वीडियोस बनाता रहता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं एक वीडियो जो रिसेंटली मैंने बनाई थी सर्वा के ऊपर, उसको आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मैं यूएई में रहते हुए प्रॉपर्टीज में कैसे इन्वेस्ट करता हूं, यहां पर उसकी वीडियो लगा दी है, उसको भी जाके देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।